है सभी का कॉमिक स्टोरी पल्प गर्ल टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट और पॉपुलर बुक्स राइटर अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर। अ, अशोक गोयल जी की जो आर्किटेक्ट की बुक्स हैं, होम डिजाइन की बुक्स हैं, 80 से लेके अभी तक बहुत पॉपुलर रही हैं और लाखों प्रतियां उनकी बिक चुकी हैं, आज भी बिकती हैं। और उन बुक्स के लिए उन्हें जाना जाता है। सर, सबसे पहले जो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा, जो कि हमें तो नहीं पता कि आपका बचपन कैसा रहा। तो अपने बचपन के बारे में बताइए कि बचपन से आपका पढ़ने को लेके, लिखने को लेके, रुचियों के मामले में क्या क्या आपका इंटरेस्ट था, क्या एनवायरनमेंट था उस समय, बुक्स को लेके क्या एनवायरनमेंट था, रीडिंग हैबिट्स को लेके क्या एनवायरनमेंट था। शंभू जी नमस्कार। जी सर। मेरा बचपन साधारण रहा, जैसे बाकी सब छात्र छात्राओं का होता है। 95 पैसे वाले स्कूल में पढ़े, 8वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम और 9वीं से लेकर 11वीं तक फिर अंग्रेजी माध्यम। कल तक क जमा ख पढ़ते थे, 9वीं में आते ही अचानक A+B हो गया। बहुत दिन तो क जमा ख से A+B में आने में लग गया। बहरहाल कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आई, क्योंकि अपने परिवार में सबसे छोटा था तो सभी भाई बहनों की अच्छी खासी मदद मिल जाती थी। और वो जमाना 11वीं कक्षा वाला था, 10+2 का सिस्टम बाद में शुरू हुआ। तो 9वीं 10वीं 11वीं का बोर्ड का मिला के इकट्ठा एग्जाम होता था 11वीं में, और 8वीं में बोर्ड का इम्तहान होता था। तो 11वीं के बाद आपको जाना होता था कहाँ जाएंगे आप जीवन में। तो 9वीं 10वीं 11वीं में साइंस सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उस टाइम इसको ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग बोलते थे, और अंग्रेजी। हिंदी के साथ नाता छूट गया 8वीं कक्षा के बाद, तो सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में चलती रही। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया एंट्रेंस एग्जाम देने का। तो इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्चर के जगह जगह एंट्रेंस एग्जाम दिए। आर्किटेक्चर में MACT भोपाल में एडमिशन हो गया। भोपाल में फीस जमा कराने वाले थे तो सूचना है कि BITS पिलानी में एडमिशन हो गया। वहां से बस्ता उठा के दिल्ली, दिल्ली से बस्ता उठा के पिलानी, और पिलानी में जाके हमने BITS पिलानी को, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को ज्वाइन कर लिया, भारत का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज। 1 साल वहां पढ़े, हॉस्टल में रहे। वहां कॉमन कोर्स सिस्टम था फिजिक्स, जो B फार्मा, B.Tech, BSc और BA, इन चारों का पहला साल के 2 सेमेस्टर सेम होते थे पढ़ाई। उनका अपना एक अलग सिस्टम था, CGPA सिस्टम, जो हिंदुस्तान में तब तक लोगों ने सुना भी नहीं था। क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या बला होती है, जो उनका सिस्टम था। MIT से उनका कोलैबोरेशन था। अगले साल फिर आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तहान दिए, और दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में नाम आ गया 12वें 13वें नंबर पे। उस टाइम 33 सीटें होती थी, और शायद 25% सीटें रिजर्व थी, जो आजकल SC ST OBC को मिला के 50% सीटें रिजर्व होगी। और फिर वहां से बस्ता उठा के दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्रवेश किया, और यहां से सिलसिला शुरू हुआ कला और संस्कृति से जुड़ने का, गृह सज्जा से भवन निर्माण से जुड़ने का। और यहां से डिग्री लेने के बाद सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों से कैसे जुड़ा जाए, क्या करा जाए। कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों मेरा सिलसिला शुरू हो गया था पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने का। और बल्कि 11वीं में पढ़ रहा था तभी दिल्ली दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम दिए। दिल्ली दूरदर्शन को उस टाइम संभवतः 1.5 या 2 घंटे का प्रोग्राम आता था, और आधे घंटे का प्रोग्राम बच्चों का होता था। तो बच्चों के प्रोग्राम में आपको बच्चों को कुछ सिखाना होता था, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ। तो हमारे एक परिचित थे हमारे, जो उस टाइम स्कूल एजुकेशन के लिए फिजिक्स के दूरदर्शन पे प्रोग्राम देते थे। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, उनको लगा अशोक कि तुम कुछ कर सकते हो, तो बच्चों के प्रोग्राम में तुम्हारी बात कराता हूं, और बच्चों को कुछ साइंस के मॉडल बनाना सिखाओ। मैंने कहा ठीक है। 16 साल मेरी उम्र थी, दिल्ली दूरदर्शन पहुंच गए, और बच्चों को सबसे पहले मैंने प्रोजेक्टर बनाना सिखाया।
तय ये हुआ था कि रिकॉर्डिंग की जाएगी दोपहर को और शाम को उसको प्रोग्राम को प्रसारण किया जाएगा। उस टाइम दिल्ली दूरदर्शन में शील जी होती थी, बच्चों का प्रोग्राम देखती थी, मधु राजा थी, सलमा सुल्तान न्यूज रीडर थी और अन्य प्रोग्राम देखती थी। तो मेरे पास शील जी का सुबह सुबह फोन आया कि अशोक हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा दीदी कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। और हम शाम को डायरेक्ट टेलीकास्ट से 2 घंटे पहले स्टूडियो पहुंच गए। जो उनका सिस्टम होता है, मेकअप वेकअप लगा के, रंग पाउडर लगा के चमका देते हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ बच्चे बिठा देंगे जिनको मेरे को कुछ सिखाना है। तो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम था, 3-4 कैमरे लगे हुए थे, एक मेज पे मेरे को जगह दे दी गई, कुर्सी दे दी गई और बता दिया गया कि सामने कैमरे में देख के आपको बोलना है और जिस कैमरे में लाल बत्ती जलेगी उसमें देखना है। और खूब सारी लाइटें वाइटें जब ऑन कर दी तो वो लाल बत्ती भी ना दिखाई दे कि कौन से कैमरे में लाल बत्ती छोटा सा बल्ब जल रहा है। बहरहाल था कॉन्फिडेंस। और उन्होंने कहा मान लीजिए आपको खांसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपकी मेज में एक लीवर लगा हुआ है, उसको ऐसे करके खींच देना तो आप फेड आउट हो जाओगे दूरदर्शन से, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और हमने अपना मॉडल और जो चार्ट वार्ट बना रखे थे वो बच्चों को तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम था और इस हिसाब से उन्होंने कहा था कि अपने प्लानिंग कर लेना। और वो नॉन स्टॉप था, उसमें ना तो कोई ब्रेक आता था और ना दूरदर्शन की तरफ से कोई व्यक्ति हमसे कोई सवाल पूछता था या कुछ बोलता था या कोई सेक्शन देता था। 30 मिनट तक हम नॉन स्टॉप बोलते रहे। हमने अपना प्रोग्राम नहीं देखा, परिवार के लोगों ने देखा, मित्रों ने देखा। इस तरीके से शायद 5 या 6 प्रोग्राम हर हफ्ते दूरदर्शन पे दिए। उसके बाद कोई संपर्क मिला ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, तो हमारे किसी परिचित ने कहा ऑल इंडिया रेडियो पे बातचीत में शामिल हो गए। जरूर। तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में पढ़ रहा था। तो कुछ कवि सम्मेलनों में, कुछ अन्य विषयों पे बातचीत में शामिल हुआ। एक प्रोग्राम में बातचीत का जो संचालन किसी और को करना था, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कहलाते थे जो लोग प्रोग्राम को संचालन करते थे, टेक्स्ट बोलते थे उनको। तो टेक्स्ट की जो मैडम थी उन्होंने कहा अशोक संचालन करोगे आप? मैं कहा जी जरूर करेंगे। और फिर उस कवि सम्मेलन का 5 या 6 कवि थे, हमने संचालन करा। जैसे आप देखते हैं एक बड़ा सा माइक लगा होता है, कमरा होता है, साउंड प्रूफ कमरा, उसमें वो करा। फिर रेडियो की उर्दू सर्विस के लिए जो शायद पाकिस्तान के लिए चलती थी, उसके लिए कुछ नाटक वगैरह भी लिखे। तो ये सिलसिला लिखने पढ़ने का प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगातार चलता रहा और हिंदुस्तान की सभी पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैं निरंतर लिखता रहा। और एक और जो इसमें सबसे मजेदार बात थी कि जो भी मेरे लेख छपते थे सामाजिक आर्थिक विषयों पे, आर्किटेक्चर पे, शहर निर्माण पे, शहर योजनाओं पे, मकानों की कमी पे, शहर के विकास पे, उसमें मेरे लेखों में कभी भी किसी फुल स्टॉप, कॉमा या विराम तक का परिवर्तन नहीं हुआ, जो एक बड़ी अच्छी खुशी की बात रही कि उन संपादकों को मेरे पे इतना भरोसा था। फिर इनकी एक पत्रिका थी दिल्ली प्रेस वालों की, सरिता वालों की, गृह शोभा, उसमें एक कॉलम शुरू करा वास्तुकार की बैठक में। एक अन्य पत्रिका थी भू भारती, उसमें लगातार एक मेरा स्तंभ चलता रहा। दैनिक हिंदुस्तान में एक कॉलम आता था परिक्रमा, हर सोमवार को। उसमें लेखक का नाम नहीं छपता था, सप्तक के नाम से वो छपता था, क्योंकि उसमें 7 पीस होते थे। तो हर हफ्ते 2 से 3 पीस मेरे उसमें होते थे। इस तरह की उसमें बातें होती थी। जैसे एक बार वो जमाना था जब दिल्ली में जगह जगह कैबरे होते थे, जिसको हम जिंदा नाच गाना बोलते हैं। ब्लू स्टार रेस्टोरेंट था, कमल रेस्टोरेंट था, कनॉट प्लेस में लूडो रेस्टोरेंट था। तो दिल्ली के एक नए कोई डीसीपी या एसीपी साहब आए, उन्होंने बहादुरी दिखाई और दनादन वहां छापे मारने शुरू करे। और जो लोग नाच गाना देख रहे थे और जो लोग नाच गाना कर रहे थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो उसमें मेरा लेख छपा था उसमें भू भारती में कि इनसे जेब कतरे गुंडे बदमाश तो नहीं पकड़े जाते, जो नाच गाना देख रहे हैं, जो नाच गाना कर रहे हैं और जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो सारे के सारे अवैध अड्डे नहीं थे, लाइसेंस शुदा जगह थी, रेस्टोरेंट्स थे। और आधे पौने घंटे का प्रोग्राम चलता था, शायद 100-125 रुपए की टिकट थी उस जमाने में। तो वो उस पर इस तरह के मेरे पीस छपे
एक और अन्य पीस मेरा दैनिक हिंदुस्तान में, मेरे को कुछ चीजें याद है क्योंकि 35-40 साल बीत गए। एक दिन सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरे पास फोन आ गया, जब लैंडलाइन का जमाना था। तो घंटी बजी, तो उधर से एक साहब बोले, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। मैं कहा जी बताइए। कहते मैं दैनिक हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 4:30 बजे थे। मैं कहा शैलेंद्र जी सुबह सुबह 4:30 बजे क्या हुआ? कहते अरे वो तुमने कहानी भेजी थी स्टीफन के बारे में। स्टीफन साहब उस टाइम केंद्रीय मंत्री थे। वो स्टीफन के बारे में मैंने कहानी भेजी थी कि स्टीफन साहब को जाना था एक शहर और हवाई जहाज से उनका सामान पहुंच गया दूसरे शहर, और बगैर कपड़े लत्ते बदले वो सारा दिन अपने प्रोग्राम में शामिल होते रहे। तो उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री के बारे में तुमने स्टोरी भेजी है, मैंने लगा दिया आज सुबह के अखबार में, भरोसे लायक तो है, कहीं कल को मेरी मुसीबत आए। तो देखिए बड़ी मजेदार बात यह है कि भरोसा उन्होंने पहले किया, स्टोरी छपने चली गई, रात 11:30-12 बजे अखबार बंद हो जाता है, तो और उसके बावजूद वो स्टोरी छपी और मैंने कहा सही, अच्छी स्टोरी है बिल्कुल। तो आर्किटेक्चर के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में राजस्थान से। वहां का एक आपको मजेदार किस्सा बताऊं। हमारी क्लासेस होती थी राजस्थान भवन में, तो वहां जो हमें लोग पढ़ाने आते थे, तो कई लोगों ने मेरे को देखा, कहते तुम जैसे अखबारों में लेख में हमारा चित्र तो छपता नहीं था, जब अटेंडेंस लगती थी तब बात आती थी। तो अशोक गोयल जब मैं नाम वो बोलते थे और मैं ये सर बोलता था, यस मैडम बोलता था, तुम वही अशोक गोयल हो जो हमारे अखबार में लिखते हो? मैं कहा जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा जी और सुधर रहा हूँ। तो कई लोगों को इस बात का अचरज हुआ कि ये आदमी जो पिछले 4-5 साल से हमारे पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिख रहा है और दूसरे जगह भी हम इसको देख रहे हैं, तो जर्नलिज्म के कोर्स में यहाँ क्या ले रहा है? तो एक डॉक्टर भंवर सुराना थे, चीफ रिपोर्टर दैनिक हिंदुस्तान के राजस्थान के। तो हमने कहा जी जयपुर में एग्जाम देना है, हमने तो जयपुर देखा नहीं, क्या करेंगे? कहते हैं 6 बच्चों को तो मैं अपने घर में टिका सकता हूँ, आप आ जाइए। हमने भी हाथ खड़ा कर दिया, मुफ्त में रहने टिकने की जगह मिल रही है। और वहां एक हफ्ता में भंवर सुराना जी के घर पे रहा और रात के 12 बज जाते थे। वो वार करस्पॉन्डेंट भी रहे और किस्सा गोई में उनकी मास्टरी थी। तो तरह तरह के किस्से वार के, इधर के उधर के, उनसे हमने सीखा समझा और वो सिलसिला जो चला लगातार चलता रहा। और फिर 1979 में आर्किटेक्चर पास करा, तो 1980 में मेरी पहली किताब आई होम डेकोरेशन गाइड। ये पुस्तक मैंने प्रकाशित की। तो इसका जिक्र हो रहा था सरिता में, सरिता पत्रिका में मेरा आना जाना था। परेश नाथ जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा परेश जी मेरी पुस्तक आ रही है होम डेकोरेशन गाइड। कहते हैं कौन छाप रहा है? मैं कहा पुस्तक गाइड। कहते हैं देहाती पुस्तक भंडार वाले? मैंने कहा हाँ जी। कहते हो तो किस वक्त तो मैंने छापते हैं, कहाँ चले गए तुम? मैंने कहा परेश जी देखिएगा मेरी पुस्तक आएगी, गृह शोभा में आप समीक्षा छापेंगे। और पुस्तक आई, जबरदस्त सक्सेसफुल रही। 1.5 महीने में इसका 5200 कॉपी का एडिशन बिक गया। तो परेश जी ने मेरे को सुझाव दिया कि तुम एक मकानों के नक्शों की किताब क्यों नहीं बनाते? कहते हैं विदेशों में बहुत किताबें हैं मकानों के नक्शों की, रेडीमेड प्लॉट साइज के रेडीमेड नक्शे देते हैं, प्लान एलिवेशन सेक्शन वगैरह, तो तुम क्यों नहीं करते? तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा मेरे को एक नक्शा दे दो, मैं गृह शोभा में छापता हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन दे देना, यहाँ बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन। हमने उनको एक नक्शा दिया, उन्होंने गृह शोभा में छापा और लोगों को पसंद आया। तो परेश जी का बना दो किताब इसकी। फिर ये किताब आई मकानों की, 51 हाउस डिजाइन। ये भी पुस्तक मैंने प्रकाशित की 1981 में किताब आई। हमने इसमें डिफरेंट प्लॉट साइज लेके मकानों के नक्शे दिए, कैसे मकानों का में कमरों का तालमेल होगा, ऋण योजनाएं क्या है, बिल्डिंग बायलॉज क्या है, और इसमें तरह की जानकारियां जो एक आम आदमी को काम की हो सकती है। तो भवन निर्माण की और गृह सज्जा की भारत की पहली किताबें हैं जो किसी आर्किटेक्ट ने ये तैयार की। उसके बाद फिर एक और अन्य किताब 1986 में मेरी आई। मेरी 85 में शादी हो गई, आर्किटेक्ट पत्नी थी मधु मोहन, उनके साथ मिलकर 1986 में एक और अन्य किताब आई, मॉडर्न हाउस प्लान। तो किताबों का सिलसिला जारी रहा और इन किताबों के माध्यम से, हिंदी की किताबों के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ पाया, दूर दराज के इलाकों से जुड़ पाया और हजारों लाखों लोगों ने इसमें मकान के नक्शे देख के, ये इसमें देख पा रहे हैं, मकान के नक्शे दे रखे हैं।
तो मकान के नक्शे देख के उन्होंने इसमें से नक्शे या प्लान जिसको आप बोले कॉपी किए और अपने आशियाने का सपना पूरा किया। देखिए उस टाइम समय जो उपन्यास आता था करीब 3 या 4 रुपए का आता था, और ये जो किताबें थी मेरी ये 40 रुपए के आसपास की थी। तो ये तय बात है कि कोई भी व्यक्ति मनोरंजन के लिए इन किताबों को नहीं खरीदेगा। मनोरंजन के लिए वो ओम प्रकाश शर्मा को या कर्नल रंजीत को या और जो भी उपन्यास आते थे, या काका अतरसी का हास्य व्यंग पढ़ेगा या ओम प्रकाश आदित्य का पढ़ेगा, लेकिन उपन्यास को छोड़ के ये नक्शे वाली किताब या गृह सज्जा की किताब नहीं पढ़ेगा। तो उससे हमें भी एक हौसला मिला कि भाई हमारा काम लोगों को पसंद है, हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ था, लंबे समय तक अखबारों में लिखना, मैगजीन्स में लिखना लगातार जारी रहा। कुछ लेख की मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे भी थे। तो उसके बाद अब कुछ सालों से, तकरीबन 5-6 साल से एंट्रेंस की किताबें मैंने तैयार करनी शुरू की। ये रमेश पब्लिशिंग हाउस ने मेरी पब्लिश की किताब आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, और फिर आर्किटेक्चर एंट्रेंस की मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं ढेर सारी किताबें। आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, निफ्ट की, बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन, गेट की किताबें, पीएचडी इन आर्किटेक्चर, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किताबें हमने मेरे अपने पुत्र अर्जुन कमल के साथ, आदित्य कमल के साथ मिलकर तैयार की, जो लोगों द्वारा पसंद की जा रही हैं, सराही जा रही हैं, और बड़ा आनंद आता है। मैं अपनी बात लंबी कर रहा हूँ, एक और मजेदार आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे एक मित्र को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किसी को इनकी पुस्तक पुरस्कृत हुई थी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में किताबों को, टेक्निकल बुक्स को लिखने वालों को इनाम देता है, पुरस्कार देता है, और अच्छा खासा पुरस्कार है। उनका एक पैनल बैठता है। तो डॉक्टर नीरज कुमार है लखनऊ के, उनकी एक किताब थी मैनेजमेंट की, उन्होंने मेरे को दावत दी, अशोक मेरे को पुरस्कार मिल रहा है, एआईसीटी में आओ। मैंने जी जरूर। तो एआईसीटी में हिंदी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा अशोक जी क्या करते हो आप? तो मैंने कहा जी मैं तो नीरज कुमार जी के साथ हूँ, उनकी तरफ से आमंत्रित हूँ। कहते नहीं आप क्या करते हो? मैंने कहा आर्किटेक्ट हूँ। और कहते हैं और अपनी प्रैक्टिस है? मैंने कहा प्रैक्टिस और बुक्स लिखता हूँ। कहते कौन सी किताब है? जब उनको किताबें मैंने बताई अपनी, तो वो एक बार को भौचक्के से हो गए, अजीब निगाहों से मेरे को देखने लगे। क्या हुआ? कहते हैं अशोक जी आपकी सीड यू सीट की किताब से मेरे बालक का IIIT में एडमिशन हो गया, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आप मेरे समक्ष बैठे हो। उसने फिर एआईसीटी के एक सीनियर अधिकारी से मेरी मुलाकात करवाई, उनको बताया अशोक गोयल जी हमारे बीच हैं, और उनकी किताब से मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ, अगले साल आपकी बिटिया का भी ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ। और मजेदार बात है अगले साल उस अधिकारी की बिटिया का भी एक IIT में एडमिशन हो गया मेरी सीड यू सीट की किताब को पढ़ के। तो बड़ा आनंद इस बात का आता है कि हमारी मेहनत सफल हो जाती है, हमारी नक्शे वाली किताब से लोगों का घर बन जाता है, हमारी एंट्रेंस की किताबों से लोगों के बच्चों का एडमिशन हो जाता है। मेरे YouTube पे भी सक्रिय हूँ, वहाँ पर लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को टेलीफोन करते हैं, मैं तकरीबन सबको बोल देता हूँ जिसको जब जरूरत है मेरे से बात कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम जितने लोगों से जुड़ सकते हैं, जैसे आप भी ये काम कर रहे हैं पल्प गल्प का, मैं देखे आपके मैंने वीडियोस में, बड़ा मेरे को खुशी होती है कि जिन लोगों को मैंने कॉमिक्स बचपन में पढ़े थे या अपने बालकों के लिए कॉमिक्स खरीदे, मैं उनके आर्टिस्टों को नहीं पहचानता था जिनसे आपने मेरे को रूबरू कराया, और बड़ी आनंद आता है देख के। काफी लोग तो मेरे हम उम्र हैं, जो कैसे उन लोगों का जीवन कहाँ से शुरू हुआ, आज वो क्या कर रहे हैं, कोई कमतर हो गए हैं, कोई बढ़तर हो गए हैं, किसी का जीवन बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, कई लोग और पिछड़ गए हैं, क्योंकि कॉमिक्स का आज व्यवसाय, मास अपील की किताबों का व्यवसाय थोड़ा कम। जी बताएं। जी सर, आपने जो अपना एक पूरा, मैं कहूँगा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया आपने, उससे मुझे एक चीज, वही जो हम जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, मास अपील बुक्स वगैरह, तो जो आर्किटेक्चर की बुक्स हैं, जनरली इंडिया में इस तरीके की बुक्स का जो अगर कहें शुरुआत या स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेरे ख्याल से 80s के दौरान में ही ये चीजें शुरू हुई थी, इस तरीके की किताबें।
एक्सपेरिमेंटल, मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल रहा होगा पब्लिशर की नजर में भी। जी तो जी ये जो आर्किटेक्चर की बुक को एक इस तरीके से एक पॉपुलर जो बुक्स होती हैं, क्योंकि पुस्तक महल जो है और देहाती पुस्तक भंडार वगैरह, ये सब पॉपुलर बुक्स निकालते थे, जैसा कि आपने ही बताया कि वो तोता मैना वाली किताबें निकालते हैं जी और जी। ऐसा करके। हम्म। तो बेसिकली उनका जो बिजनेस था वो पॉपुलर बुक्स का था। तो आर्किटेक्चर की बुक्स वो निकालें, और इस तरीके का ये आइडिया कैसे आया, किसको आया, मतलब ये वर्कआउट कैसे किया? जो एक फर्स्ट फेज होता है स्टार्टिंग में कि चलो इस पे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या पर्पस था, मतलब? ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखता था, हम्म, अपना बेडरूम कैसे सजाएं, अपनी रसोई घर कैसे बनाएं, हम्म, एल शेप किचन कैसी होती है, यू शेप कैसी होती है, प्लेटफॉर्म किचन कैसी होती है, ड्राइंग रूम कैसे सजाएं, इस तरह के लेख मेरे लगातार पत्र पत्रिकाओं में, गृह शोभा सरिता वगैरह में, मनोरमा में छपते रहे थे। तो उससे मेरे को एक प्रोत्साहन मिला और मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना लेख, तो क्या होता है पत्रिका साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद वो नष्ट हो जाती है, पुस्तक लंबे समय तक रहती है। तो मुझे लगा कि हम इसको पुस्तक आकार दें लेखों को, और उसको ज्यादा इंप्रूव करके, लेख में हमारे रेखा चित्र कम रहते थे। अभी जो होम डेकोरेशन गाइड पुस्तक मैंने तैयार की, ये 150 पेज की किताब में 350 रेखा चित्र हैं, 350, और 250 फोटोग्राफ्स। तो आप सोचिए 150 पेज में 350 रेखा चित्र और 250 फोटोग्राफ का समागम करना, और ये सारे रेखा चित्र मेरे हाथ से बनाए गए, तकरीबन मेरे को 1 साल लगा इसको करने में। तो ये किताब शुरू कर दी थी, तो उसके बाद मैंने 3 पब्लिशर को चिट्ठी लिखी, पुस्तक महल, हिंद पॉकेट बुक्स और सुबोध पॉकेट बुक्स, कि मेरे पास एक इस तरह की गृह सज्जा की पुस्तक की योजना है, अगर आप इच्छुक हो तो बताएं। तो तीनों ही जगह से मेरे पास जवाब आया कि आप मिल लीजिए। तीनों से मुलाकात की, तो पुस्तक महल के रामावतार जी मेरे को अपने जैसे लगे। मेरे को लगा इस व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल लंबा चलेगा। तो पहली मीटिंग में ही चीज फाइनल हो गई, रॉयल्टी वगैरह का चीजें, सारी बातें, सारी चीजें फाइनल हो गई, और वो सिलसिला जो शुरू हुआ, तो लंबे समय तक उनके साथ 3 किताबें रही मेरी, और लंबे समय तक की किताबों के मेरे 13-13, 14-14 उन्होंने संस्करण छापे, और भुगतान की कभी कोई समस्या नहीं रही। आमतौर पर भुगतान में ये लोग ईमानदार रहे, और तकरीबन हर एडिशन किताब का 5200 कॉपीज छपता रहा। तो ये अच्छी, मेरे को जिसे कहते हैं, मेरे को भी एक अच्छी शुरुआत मिल गई। एक बड़े पब्लिशर के साथ मेरा तालमेल शुरुआत से जुड़ गया, और सबसे बड़ा फायदा इनको भी मेरे से जुड़ने का ये हुआ कि मेरे पत्र पत्रिकाओं में अच्छे संपर्क थे। तो देश के तकरीबन सभी न्यूज़पेपर मैगजीन्स ने इन किताबों की समीक्षा छापी, जो पुस्तक महल की किताबों की छपती नहीं थी कभी भी। ये मैं आपको दिखाता हूँ किताब का पहला पन्ना, ये अगर आप देख पा रहे हैं। जी जी। देश के सभी न्यूज़पेपर मैगजीन्स ने किताबों की समीक्षा छापी। अब समीक्षा छपने का अर्थ ये है कि किताब की फ्री पब्लिसिटी, तो उससे भी किताब को जो उसकी सेल थी उस पर एक बड़ा फर्क पड़ा। और पुस्तक महल का सबसे बड़ा इनका ये सिस्टम था कि ये मास अपील की अच्छे क्वालिटी की बढ़िया प्रिंटिंग बाइंडिंग की किताबें छापते थे, और हिंदुस्तान के उत्तर भारत में जितने एच व्हीलर के स्टॉल थे, हर जगह इनकी किताबें दृष्टिगोचर होती थी। और साउथ इंडिया में हिगनबॉथम्स, जो लोग पुस्तक व्यवसाय को जानते हैं और समझते हैं कि साउथ इंडिया में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे हिगनबॉथम्स का कब्जा था, और कुछ भी वहां बिकेगा तो हिगनबॉथम्स के थ्रू जाता था, और उत्तर भारत में एच व्हीलर के थ्रू। तो पुस्तक महल वाले कहते थे कि हम 2-2 किताबें तो बगैर मांग के हर पैकेट में डाल देते हैं, जो भी हमारा नया एडिशन किताब का आएगा। तो उससे एक बड़ी जो सबसे अच्छी बात थी, और पुराने जमाने लोग समय काटने के लिए भी किताब पढ़ते थे। तो मजेदार बात यह थी कि जो लोग कोई जासूसी उपन्यास करना रंजीत का ढूंढ रहे हैं, या ओम प्रकाश शर्मा का ढूंढ रहे हैं, वहां जब उनको ये नक्शे वाली किताब दिखती थी या गृह सज्जा की किताब दिखती थी, तो उनको लगता था अरे ऐसी भी कोई किताब होती है। तो वहां से लोगों तक हम पहुंच पाए, और मैंने किताबें जनता के लिए तैयार की थी, लेकिन आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, नक्शा नवीसों ने बहुत खरीदा इसको। उन्होंने इसलिए खरीदा, उनकी मौज हो गई, 40 रुपए में क्या नक्शे मिल गए, हाउस प्लान्स, वो भी बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बने हुए। उनको उस नक्शे को ट्रेस करना था, क्लाइंट को दिखाना था, उसे
फीस वसूल लेनी थी। तो उन लोगों ने भी इस किताब को बहुत पसंद किया और पुस्तक महल की सौजन्य से ये किताबों को पूरे देश भर में पहुंचने की एक जो जरिया मिला, उसका बहुत हमें लाभ हुआ। मेरे को याद है सोनीपत के बस स्टैंड पे मैं चंडीगढ़ जा रहा था, बस पे नीचे उतरा तो एक बस स्टैंड पे किताब मेरी होम डेकोरेशन गाइड लटक रही थी। तो मैंने उससे कहा, भाई ये किताब दिखा देना जरा। मैंने किताब को हाथ में लिया, पन्ने वन्ने पलटे, मैंने कहा कुछ खास तो दिखती नहीं। उसने कहा सर मैं 500 कॉपी बेच चुका हूँ इसकी, अब क्या करें, खास नहीं दिखती। मैंने कहा इसकी कोई और किताब भी है क्या? कहता जी इसकी लेखक की एक नक्शे वाली किताब भी है हमारे पास। मैं कहा दिखाएं जरा। उसने एक किताब 51 हाउस दिया मेरे सामने रख दी। मैंने कहा अच्छा नक्शे हैं क्या कुछ काम के? कहता सर इतनी जबरदस्त तरीके से इसकी किताब की मांग है। तो फिर मैंने किताब को पलटा, मैंने कहा देखिए जरा शक्ल मिलती है क्या? अरे सर आपकी किताब है, अरे सर चाय पीजिए। तो वो एक जो आनंद मिलता था आपको कि लोग आपको पहचानते हैं, लोग और लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो पीठ पीछे ही तारीफ है, उसने पहचाना बाद में, लेकिन तारीफ किताब की, क्योंकि उसने उस किताब से कमाया। इस तरीके से चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा शोरूम था। तो मेरी पत्नी चंडीगढ़ की थी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की। तो मैं उसके साथ उस बड़े शोरूम में गया। मैंने कहा आओ तुम्हें किताबों का नजारा दिखाते हैं। तो मैंने वहाँ काउंटर में मांगी, मैंने कहा सर कोई नक्शे वाली कोई किताब होती है? कहते हैं हाँ हमारे पास 2-3 किताबें हैं, दिखाते हैं आपको। तो मेरी किताबें तीनों लाके उन्होंने मेरे सामने रख दी। कहते हैं जी, तब तक उन्होंने भी नहीं पहचाना था। तो फिर मैंने किताब को पलटी, मैंने कहा देखो शक्ल मिलती है थोड़ी सी। फिर वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को बुला के लाया, सर ऑथर आए हुए हैं हमारे पास। तो ये जो एक खुशी मिलती है आपको, इसी तरीके से बुक फेयर में पुस्तक महल का हमेशा से बड़ा स्टॉल था, किताबें डिस्प्ले होती थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो वो अरे पापा आपकी किताब, पापा आपकी किताब, और वो दाएं बाएं से लोग बाग किताब को उठा के देखने लगते थे, भाई कौन सी किताब है, क्या किताब। ये एक बड़ा आनंद की एक आपको अनुभूति होती है कि भाई आपका काम को जो आपने मेहनत की है उसको लोग सराह रहे हैं। और सराहने के अलावा सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है लोग उससे लाभान्वित तो हो रहे हैं। हम देखिए, हम जो कलम चला रहे हैं, हम जो मान लीजिए कोई कॉमिक भी बना रहा है या कोई उपन्यास भी लिख रहा है, हम पाठक के लिए कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। उसको अगर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, चाहे वो आनंद की हो चाहे वो यूटिलिटी की हो। पुस्तक महल वाले जो किताबें छापते थे वो घरेलू उपयोगिता की, सेल्फ हेल्प की, इंप्रूवमेंट की किताबें रहती थी उनकी, चाहे रेपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की रहा हो। तो वैल्यू फॉर मनी अगर किसी को मिलेगी तो वो लेखक की भी सफलता है और प्रकाशक की भी सफलता है। अब ये जो इंटरनेट के माध्यम से, मैं समझता हूँ आपका अगला सवाल होगा इंटरनेट ने कितना असर डाला किताबों की सेल पे। इंटरनेट के माध्यम से हुआ ये कि जो जानकारी किताबों के थ्रू हम पाठकों को देते थे और हमें उसके एवज में कुछ पैसा मिल जाता था और प्रकाशक को कुछ धनराशि मिल जाती थी। वही बात कॉमिक्स की है। बच्चे वेट करते थे का फैंटम का अगला अंक आएगा, या विताल जिसको बोलते थे हिंदी में, या जादूगर मैंड्रिक का, या और जो राज कॉमिक्स या मनोज कॉमिक्स के कॉमिक्स रहे हैं, गोगा का या ध्रुव का, या जो भी इस तरह के कॉमिक्स रहे हैं, या मोटू पतलू छपता था, लोटपोट में छपता था, पराग में शिहाब का छोटू लंबू छपता था, सूरती साहब का धर्मयुग में छपता था, डब्बू जी। तो इंतजार रहता था कि कब आएगा ये अगला अंक। तो कॉमिक साप्ताहिक आते थे, कुछ मैगजीन साप्ताहिक थी, लोटपोट थी, मोटू पतलू थी, आपको अगर याद हो एक पत्रिका थी तेज प्रेस की, दीवाना, दीवाना साप्ताहिक। तो वो कुछ अंक बाद में उसके अंग्रेजी में ही छपे। तो वो फॉरेन की एक मैगजीन थी मैड, उसके हिसाब से कुछ उसमें परिवर्तन करके उन्होंने चिल्ली की कल्पना की थी जो उसके अंदर छपता था। तो मनोरंजन के साधन के हिसाब से, और क्योंकि सेल इनकी जबरदस्त थी किताबों की, पत्रिकाओं की, तो इनकी कीमत भी उसी हिसाब से रख पाते थे लोग कि जिसको बोलते हैं वायबिलिटी बन जाए। क्योंकि उस जमाने में नेगेटिव पॉजिटिव से किताबें छपती थी ऑफसेट पे, तो जो शुरुआती पहला एडिशन निकालने का खर्चा मोटा बैठता था। तो अगर जब तक सब्सिक्वेंट एडिशंस किताब के नहीं आएंगे तो प्रकाशक को कुछ कमाई नहीं होगी। मुझे याद है कॉमिक्स
60 लाख से 80 लाख तक का प्रति अंक बिक जाता था, जो आज मैं समझता हूँ शायद 6000 भी ना बिकता होगा। तो इंटरनेट ने ये थोड़ा असर डाला कि जो सामग्री खरीद के लोग पढ़ते थे वो मुफ्त में मिल गई। अगर आप मकानों के नक्शे आपको चाहिए, आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, सैकड़ों हजारों मकानों के नक्शे मिल जाएंगे। गृह सज्जा पे आपको सीखना है, गूगल पे जाइए, गृह सज्जा के आपको दुनिया भर के इंटीरियर्स मिल जाएंगे, बेडरूम के, ड्राइंग रूम के, किचन के। ये एक फर्क पड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, आपको कुछ कहना है, मेरे को कुछ कहना है, मैं अपना कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग करी और आधे घंटे बाद उसको अपलोड कर दिया, तो देश विदेश के सैकड़ों, हजारों, लाखों दर्शकों तक मैं पहुंच सकता हूं इमीडिएटली। तो आज भी वही बात है कि अगर आपके कंटेंट में दम है, और जो बीबी की वाइंस जिसने झंडे गाड़ दिए, या शीशे चलाने के जो वीडियोस हैं, इस तरह के और बहुत मजाहिया वीडियोस हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन के वीडियोस हैं। कहीं मैं देखता हूँ मकानों के नक्शों पे इंजीनियर्स ने वीडियो बनाया, और तो और दही कैसे जमाए, बर्फी कैसे जमाए, इलायची का पौधा घर में कैसे उगाएं, गाड़ी का एसी कैसे साफ करें, ड्राइविंग कैसे सीखें, इस तरह के सैकड़ों, हजारों, लाखों वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं। तो यूट्यूब ने लोगों को कलाकार बना दिया। मैं पिछले दिनों हिमेश रेशमिया का एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, तो हिमेश रेशमिया ने कहा आपको फिल्म इंडस्ट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने 4 गाने बनाइए, रोज के अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे। 1 महीने में 100 से 150 गाने अगर आप डाल देंगे, एक गाना तो हिट होगा। जब तक वो हिट हुआ हुआ गाना आपकी किस्मत बदल देगा। तो ये जो नए माध्यम है, इसने कुछ पुराने लोगों का नुकसान तो करा, लेकिन नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। जी जी।